सी है आपका, वो ब्लॉक सी का फ्री बॉडी डायग्राम यदि आप देखें, तो सी और ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शन एक्ट करने वाला है। बिकॉज़ हम सी को मूव करवा रहे हैं, तो सी और ग्राउंड के बीच में एक काइनेटिक फ्रिक्शन होने वाला है, जिसे मैं लिखूँगा Fk1, राइट? और इसकी वैल्यू आपको मिल जाने वाली है 0.5 व्हिच इज़ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल ग्राउंड से कितना लग रहा होगा, ये n यहाँ पे n1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास इन तीनों का मास इनटू g। तो आ जाएगा आपके पास 18 इनटू g 180। तो ये वैल्यू निकल के आती है कितना 90 न्यूटन के बराबर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। उसके बाद बी और सी के बीच में देखें, तो सी का मूवमेंट लेफ्ट की तरफ है, तो बी और सी के बीच में जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक नेचर का होगा और इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ Fk2, जो आ जाएगा आपके पास म्यू व्हिच इज़ 0.5 इनटू नॉर्मल बी और सी के बीच में जो भी है, लेट्स कॉल इट n2। ये वैल्यू निकल जाती है आपके पास ए और बी का टोटल मास इनटू g, तो आ जाएगा आपके पास 100 इनटू 100। तो ये कितना है बेटा आपके पास 50 न्यूटन के बराबर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इस रस्सी की वजह से टेंशन फोर्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, लेट्स कॉल इट टेंशन टी। ठीक है, तो ये तीन फोर्सेस हमें मिलने वाले हैं सी के ऊपर। अब बात करते हैं ब्लॉक बी की। तो ब्लॉक बी जो है उसके ऊपर एक नॉर्मल लगेगा ड्यू टू द ब्लॉक सी, इसको n2 कह देते हैं, और बी के ऊपर एक टेंशन लगेगा टी बिकॉज रोप से कनेक्टेड है। ठीक है, अब सी बेटा देखिए, सी यदि लेफ्ट में जाता है तो बी को कहां जाना होगा, राइट में जाना होगा। तो बी को राइट में जाना है, तो बी और सी की वजह से जो फ्रिक्शन है काइनेटिक नेचर का, वो आएगा इस तरह से Fk2 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 50 न्यूटन के बराबर है। अब ए और बी क्या वो साथ साथ चलते हैं या अलग अलग चलते हैं, इस बात पे कोई भी क्लैरिटी जो है क्वेश्चन में नहीं दी है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि ये दोनों जो है पता नहीं कैसे चलते हैं, इनके बीच में फ्रिक्शन जो है मैं मान लेता हूं F के बराबर लगेगा। नेचर भी हम श्योर नहीं है, साथ साथ चलेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, अलग अलग चलेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो मैं बी क्योंकि राइट में जाएगा, तो बी के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो लगेगा F3 के बराबर। और आप जानते हैं बेटा कि ये स्टैटिक भी हो सकता है, काइनेटिक भी हो सकता है। इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो हमेशा क्या होगी, इट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू n। तो बी के ऊपर एक नॉर्मल लग रहा है, लेट्स से n3 के बराबर मान लेता हूं, व्हिच इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो 40 इनटू 0.5 म्यू इनटू n करेंगे तो आएगा आपके पास इतना 40 इनटू 0.5 20 न्यूटन के बराबर ये फोर्स लग रहा है F3। और उसके बाद बेटा यदि मैं ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लगेगा F3 के बराबर, जिसकी वैल्यू होने वाली है लेस देन और इक्वल टू 20 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो 20 या 20 से कम लगेगा, काइनेटिक होगा यदि तो 20 न्यूटन के बराबर लगेगा फोर्स। अब बेटा यहाँ पे मैं बात करूं सी की, सी ब्लॉक जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन जो है जस्ट 0 के बराबर होना चाहिए। मैं सी ब्लॉक के लिए लिख सकता हूं फोर ब्लॉक सी, F जो है लेफ्ट साइड में एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टी प्लस Fk1 प्लस Fk2। तो ये आ जाता है आपके पास टी प्लस 140। इक्वेशन नंबर 1 इसे कह देता हूं। ब्लॉक नंबर बी, अब सी यदि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो बी के बारे में भी कह सकता हूं कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है बी का वो भी क्या होगा, ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा, राइट? एक्सेलरेशन 0 होगा। तो बी के लिए भी कह सकता हूं कि जो टेंशन है टी राइट साइड में और पीछे की तरफ फोर्स लग रहे हैं F3 और Fk2। तो ये आ जाता है फिर आपके पास Fk2 इज 50 प्लस F3, 50 प्लस F3। क्वेश्चन नंबर 2। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से मैं टी की वैल्यू को एलिमिनेट कर सकता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से 1 और सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं कि फोर्स F इज इक्वल टू टी व्हिच इज 50 प्लस F3 प्लस 140। तो आ जाता है कितना ये 190 प्लस F3 के बराबर। अब बेटा F3 के बारे में जानते हैं कि 20 और 20 से कम भी हो सकता है, तो F की यदि मिनिमम वैल्यू आप निकालना चाहें, F की मिनिमम वैल्यू जिससे कि ये साथ साथ चले, तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा 190 प्लस 0 यानी कि 190 न्यूटन। और आप चाहते हैं कि ये साथ साथ ना चले बल्कि अलग अलग चले, तो फोर्स की वैल्यू जो है आपके पास मिलेगी 190 प्लस F3 जो काइनेटिक नेचर का बन जाएगा, तो उसकी वैल्यू होगी 20 यानी कि आ जाएगा आपके पास 210 न्यूटन के बराबर।